कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम शुरू करते हैं डेली अपना क्या है हिंदी टेस्ट। तो हिंदी टेस्ट हम ये शुरू करते हैं, तो आप लोग इसे देखें और बताएं कि हमें आप लोग कितना क्वेश्चन इसमें बना पाते हैं। तो ये हिंदी टेस्ट ये लाइव मॉक टेस्ट है हिंदी का, तो आप लोग इसको धैर्य बनाकर देखते रहें। अभी हमारे पेपर आने वाले हैं यूपीएसआई, एसएससी जीडी और यूपी सुपर टेट इत्यादि परीक्षाएं जो हैं ये आप लोगों की आने ही वाली हैं। तो इसमें महत्वपूर्ण रूप से हिंदी पूछी ही जाती है, तो आप लोगों को ये बहुत ही कारगर साबित होगा आप लोगों के लिए। तो देख लेते हैं। तो ये हमारा सेशन चालू होता है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा बना है। तो गौरव गाथा इन दोनों शब्दों के बीच में लगा चिन्ह कहलाता है। तो इन दोनों के बीच में लगा चिन्ह क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। ये लाघव चिन्ह है, हंस पद है, या फिर योजक चिन्ह है, या फिर कौन सा है, तो ये आपको बताना है। तो ये जो इसमें लगा हुआ है क्या, गौरव और गाथा के बीच में ये चिन्ह लगा हुआ है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह कहते हैं, हंस पद कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं, या फिर अवतरण चिन्ह कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा है ऑप्शन नंबर सी सही। इसे कहते हैं योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह कहलाता है ये जो क्या है, गौरव और गाथा के बीच में लगा हुआ है, इसे कहते हैं योजक चिन्ह। ओके, योजक चिन्ह की संख्या कुल कितनी होती है? तो कुल, ठीक है, कुल योजक चिन्हों की संख्या होती है कितनी? 20। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? आ ए ओ आ ए आओ, ठीक है, छुटाऊ छुटू और छुटी ई ए आए आओ। तो इसमें संयुक्त स्वर कौन से होते हैं? तो संयुक्त स्वर वे होते हैं, ठीक है, जो दो व्यंजनों के दो स्वर के मिलने से निर्मित होते हैं। ठीक है, तो दो स्वरों से मिलकर कौन से शब्द बने हैं? तो इसमें दो स्वरों से मिलकर शब्द हमारे कौन से हो जाते हैं? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, ए आए ओ। ठीक है, तो ए आए ओ जो हैं ये क्या हो जाते हैं? संयुक्त स्वर कहलाते हैं। ठीक है, ये दो स्वर से मिलकर बने होते हैं, तो इसीलिए इन्हें संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कंठ के आधार पर उच्चारित वर्ण है। कंठ के आधार पर कौन सा वर्ण इसमें हमारा सही हो जाएगा? तो इसमें से हमारा कंठ वर्ण कौन सा हो जाएगा? कंठ के आधार पर उच्चारित वर्ण इसमें कौन सा हमारा है? तो ये इसमें आपको बताना है। तो इसमें सिर्फ हमें यही बताना है कि कंठ के आधार पर उच्चारण वर्ण कौन सा है। तो आप लोग इसे देखें और बताएं। तो इसमें छुटा आ है, छुटी ई है, छुटाऊ है, या ओ है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही होगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा ए। ठीक है, अकु विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, क्या होता है? कंठ का सूत्र होता है अकु विसर्जनीय नाम कंठा। ठीक है, और इच्चु यशा नाम तालु। ठीक है, तो ये तालु हो जाएगा। ठीक है, इच्चु यशा नाम तालु। ठीक है, और उपध्वनीय नाम ओष्ठव। ठीक है, तो वो क्या है? ओष्ठ वर्ण हो जाता है। ठीक है, और वो क्या है? तो वो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ओ दौतो कंठोष्ठा। ठीक है, तो कंठोष्ठ के अंतर्गत ओ आता है। ठीक है, ओ वर्ण जो है ये कंठोष्ठ वर्ण हो जाता है। ठीक है, ओ दौतो कंठोष्ठा। ओके, कंठोष्ठ वर्ण ओ हो जाता है। तो इसमें हमारा कंठ वर्ण क्या है? तो कंठ के आधार पर हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अकुह विसर्जनीय नाम कंठा। तो सभी के सूत्र आप याद कर लें, एक बार हम बोल देते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, येचु यशा नाम तालु, लेतुलशा नाम मूर्धा। ठीक है, और उपध्मानीय नाम ओष्ठव। ठीक है, उपध्मानीय नाम ओष्ठव, ये हमारे सूत्र सभी हो जाते हैं। देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? वाक्य भेद बताओ। हमने खाना नहीं खाया इच्छावाचक वाक्य है, संकेतवाचक वाक्य है, या फिर विधिवाचक वाक्य है, या फिर निषेधवाचक वाक्य है। तो ये किस तरीके का वाक्य है आपको बताना है। तो वाक्य का भेद बताना है। हमने खाना नहीं खाया, तो ये किस तरीके का वाक्य हो जाएगा? तो ये वाक्य हमारा हो जाएगा कौन सा? ये वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमने खाना नहीं खाया है। ठीक है, तो नहीं क्या है? निषेधात्मक वाक्य है, मतलब हमने खाना नहीं खाया है। ठीक है, तो इसमें नहीं की बात बता रहा है कि हमने खाना नहीं खाया है, तो ये निषेधात्मक वाक्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अगला, निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? निम्नांकित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? वह घोड़े के ऊपर बैठा है, मुझे कहा गया था, मैंने राम से यह बात कह दी थी, लड़का मिठाई को रोता है। ठीक है, तो ये तो हमारा गलत हो गया पहले ही, लड़का मिठाई को रोता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? मैंने राम से
मैंने राम से यह बात कह दी थी, मुझे कहा गया था या मुझसे कहा गया था, ये भी गलत है। फिर क्या, वह घोड़े के ऊपर बैठा, वह घोड़े पर बैठा है, ठीक है, ऊपर नहीं, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाता है, ठीक है। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। तो अगला क्वेश्चन है परा उपसर्ग का क्या अर्थ होता है। परा उपसर्ग का क्या अर्थ होता है। हीन, उल्टा, बिना, कठिन। तो परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। तो इसमें हीन है, उल्टा है, बिना है या कठिन है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी, उल्टा, ठीक है। पराधीन, ठीक है। तो आधीन क्या होता है, आधीन किसी के अंदर होना, पराधीन मतलब उल्टा कि किसी के ऊपर आश्रित होना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कुल कितनी होती है। तो ये आपको इसमें बताना है, ठीक है। तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या क्या हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं। तो इसमें 12 है, 22 है, 23 है या फिर 11 है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा। हिंदी में उपसर्गों की संख्या कितनी हो जाती है। हिंदी में उपसर्गों की संख्या क्या है, ये आप बताएं। तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या 12 है, 22 है, 23 है या फिर 11 है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए सही हो जाएगा। हिंदी में उपसर्गों की संख्या 12 है, ठीक है। और प्रयोग में कितनी लाते हैं, प्रयोग में हम लाते हैं सिर्फ 10, ठीक है। प्रयोग में 10 लाते हैं, ठीक है। और हिंदी में उपसर्गों की संख्या टोटल होती है 12, प्रयोग में लाते हैं 10, ठीक है। संस्कृत में होती हैं 22, कितनी होती हैं, संस्कृत में होती हैं 22, ठीक है। संस्कृत में 22 है। और उर्दू, ठीक है, उर्दू, ये उर्दू हो गया। उर्दू में उपसर्गों की संख्या होती है 19, ठीक है। उर्दू में उपसर्गों की संख्या 19 है। संस्कृत में उपसर्गों की संख्या होती है 22, ठीक है। और हिंदी में उपसर्गों की संख्या होती है 12, प्रयोग में लाते हैं 10, ठीक है। प्रयोग में लाते हैं 10। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पदबंध क्या है। निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण पदबंध क्या है। 7 बजे आने वाली गाड़ी आज 1 बजे आएगी। तो इसमें से हमारा विशेषण पदबंध कौन सा हो जाएगा। 7 बजे या 7 बजे आने वाली या 1 बजे या फिर 1 बजे आएगी। तो इसमें से विशेषण पदबंध कौन सा हमारा हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी, 7 बजे आने वाली गाड़ी, ठीक है। क्या है, उसी के बारे में बताया जा रहा ना। तो इसमें विशेषण प्रतिबंध वही हो जाता है जिसके बारे में हम कोई जानकारी आप लोगों को देते हैं, तो वो होता है विशेषण प्रतिबंध, ठीक है। विशेषण प्रतिबंध वही हो जाता है जिसके बारे में कोई हमें जानकारी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से चिंतामणि त्रिपाठी की रचना कौन सी है। निम्नलिखित में से चिंतामणि त्रिपाठी की रचना कौन सी हो जाएगी। तो मुक्ति तरंगिणी, अनुभव प्रकाश, जानकी जू का ब्याह या कवि कल्पतरु, ठीक है, कवि कल्पतरु। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है, चिंतामणि त्रिपाठी जी की रचना हो जाती है कवि कल्पतरु, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी सही हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही है, चिंतामणि की रचना हो जाती है कौन सी, कवि कल्पतरु। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन कौन सा है, आ उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। आ उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो अन्वेषण, अवैतनिक, अपेक्षा या फिर अनंत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है, आ उपसर्ग से कौन सा शब्द बना है। तो आ उपसर्ग से हमारा अवैतनिक बना है, ठीक है, अवैतनिक बना हुआ है आ उपसर्ग से, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अपेक्षा में, ठीक है, आप टुकड़े करके देख लीजिए, नहीं बनेगा। अनंत में भी कोई नहीं बनेगा, ठीक है। और वैसे ही अन्वेषण में भी नहीं बनेगा। अनुपसर्ग उसमें लगा हुआ है, क्या अन्वेषण में अनुपसर्ग है, भैया देख लें, अनुपसर्ग है। अपेक्षा में उपसर्ग लगेगा नहीं, ठीक है। अनंत में अनुपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। क्या है, अनंत में अनुपसर्ग हो जाता है, ठीक है। भैया चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें। तो हमारा ये दोबारा हो गया है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है जगत कड़। तो सही युग्म आपको चुनना है। जगत कड़, अम्बुधि सागर, चुर सुंदर, चारु कुएं का चौतरा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या है, अम्बुधि। अम्बुधि माने भी होता है सागर, ठीक है, और सागर माने तो आसागर होता ही है। तो ये हमारा सही युग्म हो जाता है, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया।
अगला क्वेश्चन है खंभा। खंभा शब्द का तत्सम शब्द बता क्या है? खंभा शब्द का तत्सम शब्द क्या है? पिलर, टावर, स्तंभ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? खंभा शब्द का तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा? तो खंभा शब्द का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? स्तंभ। ठीक है, खंभा शब्द का तत्सम शब्द हो जाएगा स्तंभ। ओके, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है मेंढक का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? मेंढक का तत्सम रूप क्या हो जाएगा? तो इसमें बंदूक, मुग्ध, फिर क्या मंडूक या मुष्ठी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है मंडूक। ठीक है, मंडूक इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, मेंढक का तत्सम रूप मंडूक हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? देवासुर में कौन सा समास हो जाता है? देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष समास या फिर द्विगु समास। तो देवासुर में कौन सा समास हो जाता है? तो देवासुर में कौन सा समास है ये आपको बताना है, तो आप देखें और बताएं। तो देवासुर में देव और असुर। ठीक है, देव और असुर, इसका क्या हो जाएगा? देव और असुर। ठीक है, देव और असुर। ठीक है, तो ये क्या है? देव और असुर। ठीक है, जिसमें और दोनों जैसे ऐसे वर्ड जो मिलते हैं वो सब द्वंद्व समास कहलाते हैं। ठीक है, तो देवासुर, देव और असुर, तो इसमें द्वंद्व समास हमारा हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गिरिधर शब्द में समास क्या होगा? गिरिधर शब्द में समास क्या है? अव्ययी भाव, बहुव्रीहि, तत्पुरुष या द्विगु समास। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा? गिरि को धारण करने वाला, अर्थात कौन है? तो अर्थात है श्री कृष्ण। ठीक है, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, गिरि को धारण करने वाले अर्थात पर्वत को धारण करने वाले कौन थे? तो उंगली, पृथ्वी को, पर्वत को किसने उंगली पर रखा था? तो ये थे श्री कृष्ण। तो बहुव्रीहि समास हमारा इसमें हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में विशेषण पदबंध क्या है? विशेषण पदबंध क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो लोग स्वस्थ रहते हैं, रोज कसरत करने वाले लोग, या रोज कसरत करने वाले, या रोज कसरत। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या है? रोज कसरत करने वाले लोग स्वस्थ रहते हैं। तो इसमें रोज कसरत करने वाले हमारा ऑप्शन इसमें सी सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अरे तुम कब आओगे? तो अगला क्वेश्चन हमारा है अरे तुम कब आओगे? अरे तुम कब आए वाक्य का प्रकार है। अरे तुम कब आए वाक्य का प्रकार है। अरे तुम कब आए वाक्य का प्रकार है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है आपको बताना है। संकेतवाचक है, संदेहवाचक है, विस्मयादिबोधक वाचक है, या फिर प्रश्न वाक्य है। तो ये किस प्रकार का वाक्य है आपको ये बताना है। संकेत, संदेह, विस्मयादिबोधक या प्रश्नवाचक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये इसमें हमें जब पहले ही लगा हुआ है विस्मयादिबोधक। ठीक है, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, विस्मयादिबोधक वाक्य से हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे तुम कब आए, तो डबल हो गया भैया। क्या है? अन्वय। अन्वय में संधि है। तो अन्वय में कौन सी संधि है? दीर्घ, गुण, यड़ या वृद्धि। तो अन्वय में किस प्रकार की संधि है ये आपको बताना है। तो अन्वय में संधि क्या हो जाएगी? तो अन प्लस वय। ठीक है, अन्वय। तो अन्वय में हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर अर्धवर्ण आते हैं। ठीक है, अर्धवर्ण वो भी कंडीशन होती है या व और रा। ठीक है, या व और रा के पहले जो भी आधा वर्ण आएगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर हमारा यण संधि हो जाता है। ठीक है, जहाँ पर आधा वर्ण या व और रा के पहले आता है वहाँ पर क्या होता है? यण संधि हो जाता है। ओके, कंडीशन है ये भैया। सुरेंद्र में संधि होगी। सुरेंद्र में कौन सी संधि होगी? गुण संधि, यड़ संधि, दीर्घ संधि या फिर वृद्धि संधि। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा गुण संधि हो जाएगा। ठीक है, सुर प्लस इंद्र। ठीक है, सुरेंद्र। ओके, सुर प्लस इंद्र। ठीक है, सुर प्लस इंद्र, तो क्या हो जाएगा? सुरेंद्र हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? सुरेंद्र हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है मैं बरजी कै बार तू एक तक लेती करौट, पंखुरी लगे गुलाब की परी है गात खरौट। ठीक है, मैं बरजी कै बार तू एक तक लेती करौट, पंखुरी लगे गुलाब की
परि है गात खरौट, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार है, या फिर अतिशयोक्ति अलंकार है, या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार है, या फिर मानवीय कर्ण अलंकार है। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है ऑप्शन नंबर बी, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अतिशयोक्ति अलंकार इसमें हमारा सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन भैया देख लेते हैं। निम्नलिखित में से दिए हुए छंदों में से सममात्रिक छंद कौन सा है? सममात्रिक छंद कौन सा है? रोला, बरबय, दोहा, या फिर उल्लाला। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कौन सा है? रोला। रोला जो है एक सममात्रिक छंद हो जाता है। कौन सा है? तो रोला एक सममात्रिक छंद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है कन्न देवो सोयो ससुर बहुथुर हथी जान अपरहचते लगी लग्यो मांगन शबु जग आने। कन्न देवो सोयो ससुर बहुथुर हथी जान अपरहचते लग्यो मांगन सबु जग जाने। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, वीर रस, या फिर रौद्र रस। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर ए। क्या है? हास्य रस। हास्य रस इसमें हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हास्य रस इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में से सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? तो सदैव स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? पक्षी, गेंडा, सवारी, जुगनू। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही कौन सा हो जाएगा? पक्षी। पक्षी हैं या पक्षी थी? पक्षी। ठीक है, तो पक्षी अच्छे हैं, पक्षी अच्छी है, तो पक्षी अच्छे हैं, तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या है? गेंडा। गेंडा अच्छा है, अच्छी है, तो गेंडा अच्छा है, तो ये भी पुल्लिंग है। जुगनू अच्छे हैं, अच्छी हैं, तो जुगनू भी अच्छे हैं। तो इसमें सवारी अच्छी है या पूरी है, तो ये सवारी हमारा इसमें ऑप्शन नंबर सी सदैव स्त्रीलिंग हो जाता है। ठीक है, सदैव स्त्रीलिंग सवारी इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन है बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा हो जाएगा? तो आपको बताना है बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप कौन सा है? बाघन, बघन, बाघिन, या फिर भागिन। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर सी, बाघिन। ठीक है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा बाघिन। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बालक का बहुवचन रूप है। बालकी, बालकगण, बालके, या फिर बालक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? बहुवचन हो जाएगा बालकगण। ठीक है, बालक का बालकगण बहुवचन शब्द हो जाता है। कौन सा? बहुवचन शब्द हो जाता है बालक का बालकगण। ओके, अगला क्वेश्चन है काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, या फिर 5। तो काल के प्रकार कितने होते हैं? तो काल के प्रकार होते हैं 3। ठीक है, क्या होते हैं? भविष्य, क्या है? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। ठीक है, काल कितने होते हैं? तो काल 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत, भविष्य। ठीक है, और लिंग कितने प्रकार के होते हैं? तो लिंग भी 3 होते हैं, पर यहाँ पर 2 ही लिखे। ठीक है, हिंदी में 2 लिंग प्रयोग किए जाते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग कितने होते हैं? तो लिंग 2 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ भैया। अगला क्वेश्चन है गणेश ने पाठ लिखा। गणेश ने पाठ लिखा, यह वाक्य किस काल में है? गणेश ने पाठ लिखा, यह वाक्य जो है किस काल का है? वर्तमान काल का है, भूतकाल का है, भविष्य काल का है, या फिर सामान्य वर्तमान काल का है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या है? गणेश ने पाठ लिखा। ठीक है, गणेश मतलब काम कर चुका है। ठीक है, काम क्या है? काम हो चुका है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा भूतकाल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? खड़ी बोली का मूल नाम क्या हो जाएगा? तो इसमें आप देखें और बताएं। अवधी, मैथिली, भोजपुरी, या फिर कौरवी। तो खड़ी बोली का मूल नाम क्या हो जाता है? तो खड़ी बोली का मूल नाम क्या हो जाएगा? तो खड़ी बोली का मूल नाम हो जाएगा कौरवी। ठीक है, खड़ी बोली को खड़ी बोली का जो मूल नाम है वो क्या है? कौरवी हो जाएगा। कौरवी खड़ी बोली को ही कहा जाता है। कौरवी बोली को खड़ी बोली का, ठीक है,
खड़ी बोली कहा है, किसने कहा है? तो ये कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। ठीक है, खड़ी बोली को कौरवी बोली किसने कहा है? तो ये कहा है राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल, ठीक है, सांकृत्यायन, ओके, सांस्कृत्यायन होता है उनका है पूरा। और खड़ी बोली का नाम लल्लू लाल जी ने रखा था। किसने लिखा था? तो खड़ी बोली का नाम लल्लू लाल, ठीक है, लल्लू लाल जी ने रखा हुआ था खड़ी बोली का नाम। ठीक है, खड़ी बोली का नाम किसने रखा था? तो खड़ी बोली का नाम लल्लू लाल जी ने रखा हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से साकेत का वाक्य रूप क्या माना जाता है? साकेत का वाक्य रूप क्या माना जाता है? तो आपको ये बताना है, खंड काव्य, महाकाव्य, एकार्थक काव्य या फिर चरित काव्य। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है। ठीक है, साकेत जो है एक ये महाकाव्य हो जाता है। ठीक है, साकेत एक महाकाव्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है? निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही हो जाती है? तो ये आपको बताना है। तो आप देखें और बताएं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाता है? तो है सन्निधि, समनिधि या फिर सन्निधि या फिर सन्निधि। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 30 में हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा डी, सन्निधि। ओके, सन्निधि इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही है, सन्निधि। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो इसमें शुद्ध कौन सा है? अंगना, चांद, आँख या अक। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा? ए, अंगना। ठीक है, अंगना इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चांद में, ठीक है, ऐसी बिंदी रखते हैं, आँख में भी ऐसी बिंदी रखी जाएगी और अक का अंक होता है। ठीक है, इसमें अंक की बिंदी। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दिए गए वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। दिए गए वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन करना है। क्या है? अधिक दिन तक जीने वाला, अधिक दिन तक जीने वाला, अधिजीवी, चिरंजीवी, अध्येता या अधिकृत। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर बी, चिरंजीवी। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी सही है। अधिक दिन तक जीने वाला क्या कहलाता है? चिरंजीवी कहलाता है। ओके, अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द युग्म का सही शब्द युग्म ज्ञात कीजिए। तो इसमें कलश और कुलिस का सही शब्द युग्म ज्ञात करना है। तो सही शब्द युग्म ज्ञात करें कलश और कुलिस का। तो कलश और कुलिस का सही शब्द युग्म कौन सा हो जाएगा? तो कलश और कुलिस का अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसमें लोटा, कुलीन या फिर घड़ा, हीरा, शिकारी, रोग या फिर पवित्र हीरा। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या है? कलश, कलश होता है घड़ा और एक कुलिस का अर्थ होता है हीरा। ठीक है, तो घड़ा और हीरा इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। तो दिए गए वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन करना है। अप्रत्याशित, क्या है? आशा से बहुत अधिक, अप्रत्याशित, आशावान, प्रत्याशित या फिर आशातीत। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? आशा से बहुत अधिक। तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, आशातीत। ठीक है, आशातीत हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, आशा से बहुत अधिक। ठीक है, आशा से बहुत अधिक, आशातीत। ठीक है, आशातीत इसमें हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यार्थी ने गुरुजनों का डैश डैश किया। विद्यार्थी ने गुरुजनों का डैश डैश किया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? दिल भरते। तो क्या है? विद्यार्थी ने गुरुजनों का डैश डैश किया। तो क्या किया? उद्धार किया, सम्मान किया या फिर अपमान किया या फिर बहिष्कार किया। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही हो जाएगा बी, विद्यार्थी ने गुरुजनों का सम्मान किया। ओके, विद्यार्थियों ने गुरुजी का सम्मान किया। इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या हो जाया है? तो अगला क्वेश्चन है स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? समास,
वर्ण, संधि या फिर लिंग। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? स्वर किसका भेद होता है? तो ये समास का होता है, वर्ण का होता है, या संधि का, या फिर लिंग का। तो स्वर जो है हमारा किसका भेद हो जाएगा? तो ये भेद हो जाएगा वर्ण का। ठीक है, स्वर जो है ये वर्ण का भेद हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा वी सही हो जाता है। ठीक है, स्वर जो है ये वर्ण का भेद हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अंधे के हाथ बटेर लगना। अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाता है? अंधे के हाथ बटेर लगना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाता है? अयोग्य प्रशासन, अल्पज्ञ अपने ज्ञान पर बहुत अधिक इतराता है, या बुद्धिमान किंतु संपन्न, बुद्धिहीन किंतु संपन्न, बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को फल की प्राप्ति। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही हो जाएगा। बिना परिश्रम के अयोग्य व्यक्ति को फल की प्राप्ति क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी सही है। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? राधा रोज इसी मैदान में फुटबॉल खेलती है, विधेय का विस्तार है। तो इस वाक्य में विधेय का विस्तार क्या है? राधा रोज इसी मैदान में फुटबॉल खेलती है। इसी में वाक्य में विधेय का विस्तार क्या हो जाएगा? राधा खेलती है, या फिर रोज इसी मैदान में फुटबॉल, या फिर हो जाएगा रोज इसी मैदान में फुटबॉल खेलती है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? राधा रोज इसी मैदान में फुटबॉल खेलती है। तो इसमें विधेय क्या हो जाएगा? तो रोज इसी मैदान में फुटबॉल खेलती है। ठीक है, रोज इसी मैदान में फुटबॉल। ठीक है, ये इसका विधेय है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य है। उपलब्धि परीक्षण निर्माण में समंकन योजना बनाने का उद्देश्य क्या है? निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायता प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना, या उपरोक्त सभी। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। समंकन योजना क्या है? निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में सहायक प्रदान करना, प्रश्नों की संख्या निर्धारित करना, और छात्रों की कठिनाइयों का निर्धारण करना। ऑप्शन इसमें हमारा डी सही हो जाएगा, ये सभी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? बच्चे के घर की भाषा और विद्यालय की भाषा के बीच के संबंध को क्या कहते हैं? कठोर से देखने चाहिए, या उपेक्षित करना चाहिए, उसकी विविधता और लचीलापन के साथ देखना चाहिए, या समाप्त कर देना चाहिए। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ठीक है, उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ देखना चाहिए। क्या है? बच्चे के घर की भाषा उसके विद्यालय की भाषा के बीच संबंध होता है, तो कौन सा होता है? उसकी विविधता और लचीलेपन के साथ उसे देखना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली और बच्चे उसके पौधे समान हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? किस शिक्षा शास्त्री के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और उसके बच्चे पौधे के समान हैं? तो फोबेल, मॉन्टेसरी, या मॉरिसन, या फिर बेलार्ड। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही है फ्रोबेल। ठीक है, फ्रोबेल के अनुसार स्कूल एक बाग है, अध्यापक एक माली है और उसके बच्चे पौधे के समान हैं। ठीक है, तो ये फ्रोबेल का कहना हो जाता है। अगला है लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है। लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? सस्वर वाचन, अनुकरण वाचन, मौन वाचन, या समवेत वाचन। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी सही है, मौन वाचन। क्या लिखित सामग्री को मन ही मन बिना आवाज़ किए चुपचाप पढ़ना क्या कहलाता है? मौन वाचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठकों के प्रकार हैं। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठकों के प्रकार हैं 2, 3 ऑप्शन। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठकों के प्रकार हैं। पठन शिक्षण के दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार कितने हो जाते हैं? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, कौन सा?
ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सही कौन सा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आप जल्दी से देखें और बताएं। देखते हैं सबसे पहले इसका जवाब कौन देता है। तो गद्य पाठकों के प्रकार कितने हो जाएंगे? तो इसके 2 हो जाएंगे। ठीक है, कितने हो जाते हैं? 2 हो जाते हैं। पठन शिक्षण की दृष्टि से गद्य पाठों के प्रकार 2 हो जाते हैं। ओके, तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसे सब्सक्राइब कर लें और हमारा बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आप लोगों को समय समय पर हमारा नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। अगर आप लोगों को ये हमारा सेशन अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों तक इसे फॉरवर्ड ज़रूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।